सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मैं इस ज्योमेट्री की सीरीज़ में आज आपके लिए सरकमसेंटर यानी परिकेंद्र का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज इसमें हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, दो चार जो इससे रिलेटेड फॉर्मूले बताऊंगा, क्वेश्चंस भी करेंगे। और आपको पता है मैंने आपको इनसेंटर, मीडियन और सेंट्रोइड के बारे में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो मैंने आई बटन में उन्हें लिंक कर दिया, आप वहाँ जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे इस चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको PDF मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सरकमसेंटर यानी परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या है, उसकी डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज़, इन चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं परिकेंद्र, जो जैसा मैंने आपको बताया सरकमसेंटर। देखिए, सरकमसेंटर परिकेंद्र कहते किसे हैं? किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, त्रिभुज ABC। ये मैंने इसका वर्टेक्स A मान लिया, इसे B मान लिया और इसे मैंने C मान लिया। तो सरकमसेंटर यानी परिकेंद्र क्या होगा किसी ट्रायंगल का? यदि इसके अंदर ये इसका सरकमसेंटर है, तो इस सेंटर को यदि मैं केंद्र मानूं, किसी वृत्त का केंद्र मानूं, और मैंने इस वर्टेक्स तक और ये वर्टेक्स और इस वर्टेक्स, इन तीनों की डिस्टेंस जो होगी आपस में इससे इक्वल होगी। यानी कि यदि मैंने इसे O माना तो OA इक्वल OB और इक्वल OC, ये तीनों आपस में बराबर होंगी और ये एक ऐसा सर्कल फॉर्म करेगा। देखिए कैसा सर्कल फॉर्म करेगा, जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। यानी कि ऐसा सर्कल जो इसको टच करता हो जाएगा, तीनों वर्टेक्स को। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है सर्कल, लेकिन आप समझिए इस चीज को। ये एक ऐसा सर्कल होगा जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर ये ट्रायंगल हो और इसकी तीनों वर्टेक्स इस सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करें, तो यही क्या कहलाएगा? इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल कहलाएगा, यानी परिवृत्त। इसे हम बोलेंगे क्या? परिवृत्त। आप समझ गए होंगे, इसे सरकमसेंटर बोलेंगे। जिस सेंटर को केंद्र मानकर ये वृत्त खींचा गया होगा उसे हम बोलेंगे सरकमसेंटर, और ये रेडियस कहलाएगी इसकी सरकम रेडियस। इसे हम सरकम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल r से हमने इन रेडियस यानी अंतकेंद्र को, हमने अंतकेंद्र की त्रिज्या इन रेडियस को डिनोट किया था, तो इस वजह से हम इसे सरकमसेंटर की रेडियस जो होगी वो हम इसे R से डिनोट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। सरकमसेंटर हम कहते किसे हैं, सरकमसेंटर का मतलब क्या है, किसी ट्रायंगल का सरकमसेंटर होता क्या है। अब हम देखते हैं ये कंडीशन बनती कब है। ठीक है, ये कंडीशन कब बनेगी? जब आपको इनर रेडियस वाला सर्कल खींचना हो। यानी मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया, एक इन सर्कल खींचना हो इसके अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि इनके एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेंगे। एंगल बाइसेक्टर आप सभी समझ रहे होंगे, जो मैंने पिछले वीडियो बताई हैं। अब ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर है क्या, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब क्या है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जहां ये एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे इसे ही हम इन सेंटर बोलते थे। यही मैंने बताया था आपको। इसे हम इन सेंटर यानी अंतःकेंद्र बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन क्या है? और सेंट्रोइड में जो मैंने आपको बताया था, सेंट्रोइड में क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको? एक ट्रायंगल लिया मैंने और इसकी जो वर्टेक्स से मैंने एक ऐसी लाइन खींची मीडियन, जो इस सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यहां से भी एक ऐसी लाइन खींची और यहां से भी एक ऐसी लाइन खींची, तो ये बन जाएगा सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड हो गया, ये इनसेंटर हो गया। लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम सरकमसेंटर, आप कंफ्यूज ना हो कि एंगल बाइसेक्टर होता है वो इनसेंटर यानी अंतःकेंद्र के लिए, मीडियन जो होती है वो सेंट्रोइड के लिए होती है। आज जो हम बताएंगे वो है आपका सरकमसेंटर के लिए। सरकमसेंटर कब बनेगा? यदि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, अब इस ट्रायंगल में हम एक ऐसी लाइन खींचे प्रत्येक इस भुजा पर, मान लो जो परपेंडिकुलर बनाती हो। लेकिन परपेंडिकुलर कैसा? ये परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, तो इसे हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यानी इस लाइन का काम क्या है, इस AB लाइन के साथ ये परपेंडिकुलर बनाएगी, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी, और इस AB लाइन को
इस ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मैंने इसे यदि एन मान लिया तो ए एन इक्वल एन बी होगा। समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं कि एक ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इसी तरह से इस लाइन का एक एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, और तीसरी वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी इसी पॉइंट से पास होगा और ये वो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा और ये साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल। आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसे ही हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, और इसकी रेडियस जो होगी वो रेडियस आपकी वो रेडियस होगी, इन अगर तीनों वर्टेक्सेस को मैं मिला दूं तो ये कहलाएगी आपकी सर्कम रेडियस। और मैं आपको बता दूं ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है ये जरूरी नहीं है सेंटर से पास होगा, ये इधर से भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैंने क्या काम किया, एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखना आपको, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा जो इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ होगा। लाइन थोड़ी टेढ़ी है भाई, इसे सीधी कर लेते हैं। तो आप यहां देखिए कि जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये इस सेंटर इसके वर्टेक्स से पास हो, तो इस वजह से इसका जो सेंटर होगा सेंट्रोइड, ये जरूरी नहीं है इसके सीध में नीचे हो, ठीक है। तो ये हो गया सर्कम सेंटर। अब ये जो सर्कम रेडियस है यदि इसको हम इससे एक वृत्त खींचें तो ये तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आई होगी, सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन होती हैं इसके लिए। आपको मैंने बताया था ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी जिसके सारे कोण, देखिए एक तो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पहला वाला, जिसके सारे जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री से कम होंगे, आपको मैंने बताया था। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि किसी उस ट्रायंगल का एक एंगल उसका 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे इसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे, इसे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इनके जो सर्कम सेंटर हैं वो कहां कहां बनेंगे वो हम इस बात पर अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है वो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम हैं। तो इसके अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लगभग यहां पर इस तरह से मिलेंगे, तो ये हो गया इसका सर्कम सेंटर। इसका सर्कम सेंटर जो होगा, आपको चीजें याद रखनी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो होगा ट्रायंगल के अंदर, और इसकी रेडियस इन वर्टेक्सेस को मिला दें हम तो आपकी ये रेडियस मिल जाएगी। चीजें समझ में आई होंगी। इसे हम बोलेंगे परिकेंद्र और इसे बोलेंगे परित्रिज्या। यानी सर्कम रेडियस, ठीक है। अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो कहां होगा वो चीज अब हमें देखनी है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये लाइन यहां से इसे काटती हुई जाएगी। आप इसे एक काम करो, थोड़ा सा बीच में एक इसकी जो यहां से इसकी नीचे वाली साइड की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये इसके मिड पॉइंट से जाएगा यहाँ से, और इसका मिड पॉइंट भी यही होगा। और ज़रूरी नहीं है ये अगर हम साइड बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाली लाइन आकर यहाँ 90 डिग्री पर मिले, ज़रूरी नहीं है, ये इधर से भी जा सकती है और इधर से भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये जहाँ मिलेंगी वो इसके हाइपोटेनियस पर मिलेंगी। और आप सभी जानते हैं ये जो लाइन मैंने खींची है इसे मैंने एन एम मान लिया, तो एम एन लाइन जो है इस हाइपोटेनियस मैंने इन्हें नाम दे दिया ए बी और सी। इस ए सी लाइन को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। लेकिन एक कंडीशन और मैं आपको बताऊं,
वो आप सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जब जरूरत पड़ रही है तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर, सभी जानते हैं सर्कल किसे कहते हैं और डायमीटर क्या है। ये इसके सेंटर से पास होगा, इसका डायमीटर जो होगा, और इसके दो पॉइंट्स जो सर्कमफेरेंस पर स्थित होंगे उन्हें मिलाएगा, एक सीधी लाइन। तो एक कंडीशन ये है कि इस लाइन को बेस मानते हुए यदि एक ट्रायंगल खींचा जाए, यानी एक अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज, जैसे मैंने त्रिभुज बना दिया, एक अर्धवृत्त में आधा वृत्त है, उसमें जो बना हुआ त्रिभुज होगा उसका ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। चाहे आप इस ट्रायंगल को ऐसे बना लो, चाहे आप इस ट्रायंगल को ऐसे बना लो, ये सब कंडीशन में जो ट्रायंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं एक हाफ सेमी सर्कल ले रहा हूं, तो सेमी सर्कल में बना हुआ ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से लो, तो इसका ये मिड पॉइंट यहां होगा, ये इसकी रेडियस होगी और ये भी इसकी रेडियस होगी मिड पॉइंट से। यदि इस एंगल के इस वर्टेक्स को मैं यहाँ मिला दूँ इसके मिड पॉइंट से, तो ये भी एक रेडियस ही होगी, क्योंकि ये एक सर्कमफेरेंस को यहाँ पर टच कर रही है। तो इसका मतलब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो इस कंडीशन को यदि हम यहाँ अप्लाई करें, इस ट्रायंगल के चारों तरफ एक ऐसा सर्कल खींचा जाए जो इस, देखिए रेडियस यही होगी, सर्कम रेडियस मैंने आपको बताया था, सर्कम रेडियस इसी सर्कम सेंटर से बनेगी। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ जाएगा जो इसके तीनों वर्टेक्सेस को टच करेगा। सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल बन गया। अब ये कंडीशन कब फॉलो होती है कि ये आपकी सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपका डायमीटर हो गया। और मैं यदि इस वर्टेक्स को यहाँ पर मिलाऊं, इस वर्टेक्स को मैं यहाँ पर मिला दूं, तो ये भी इसकी सर्कम रेडियस बनेगी। मैं इन लाइंस को मिला देता हूँ, बिठा देता हूँ। आपको सर्कम सेंटर मिल गया, तो मैं इन लाइन को मिटा देता हूँ। तो आपकी यदि ये लेंथ r है और ये लेंथ भी आपकी r है, तो ये लेंथ भी आपकी क्या होगी, r। ये सर्कम रेडियस के कंसेप्ट में ये चीज़ होती है, r, ये भी r और ये भी r। तो आपको ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखिए इस कंडीशन में क्या है, ये इसके मिड पॉइंट को मिलाएगी, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया और यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जरूरी नहीं है कि ये वाली लाइन इसे बाइसेक्ट करेगी, यानी इसका मिड पॉइंट अगर यहाँ है तो ये यहाँ नहीं मिलेगी, ये यहाँ जाकर मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगी, 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई होती है। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपके समझ में आ गया होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो। मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल टेढ़ा बन रहा है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल होगा। तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ होगा, इस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करें और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो होगा यहाँ पर, ठीक है। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ होगा, वो कहीं यहाँ होगा, ठीक है। और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, जो इस लाइन को 90 डिग्री पर डिवाइड करेगा। तो इसका जो सर्कम सेंटर होगा, जो इस साइड को, देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि ये तीनों अंदर मिले, ये कहाँ मिलेंगे, बाहर जाकर मिलेंगे। तो यही इसका क्या होगा, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर एक ऐसा त्रिभुज जिसका सर्कम सेंटर उस त्रिभुज के बाहर स्थित हो, वो कौन सा त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सर्कम सेंटर यानी सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी साइड आपको ए ये वाली मानता हूं, क्योंकि ए के सामने वाली हम स्मॉल ए लेते हैं, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। ये साइड है इसकी। यदि इसकी साइड ए बी सी है तो इसकी जो सर्कम रेडियस होगी, एक ऐसी त्रिज्या जिससे इसके चारों तरफ एक वृत्त खींचा जा सके और जो तीनों वर्टेक्सेस को टच करता हो, तो उस त्रिज्या का मान कितना होगा, मैंने वो आर मान ली, तो उस त्रिज्या का मान होगा आर इक्वल ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। आर इक्वल ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं,
अगर हमको कोई एक साइड दी है, यानी ये तीनों साइड ना दी हो, एक साइड दी हो और कोई एक एंगल दिया हुआ हो, जैसे मैंने इस एंगल को ले लिया, आपको बी एंगल गिवन है, मान लीजिए 60 डिग्री है, और इसके सामने वाली साइड गिवन है ये बी। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी, इसके लिए कंडीशन है, पहले देखिए ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी इक्वल 2r। तो इस फॉर्मूले से हम इसकी सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें एक साइड और उसके सामने वाला एंगल दिया हुआ है, ये साइड और इसके सामने वाला एंगल दिया हुआ है, ये साइड और इसके सामने वाला एंगल दिया हुआ है, तो हम इसकी सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है तीनों गिवन हो, एक गिवन हो तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। क्यों? इस चीज को हम इसके इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगी, या फिर ये दे रखा हो तो इसके इक्वल पुट कर दो तो ये चीज आ जाएगी आपके पास, ये इक्वल दे रखा हो तो इस रख दो, ठीक है। इससे आप इसकी रेडियस आर निकाल सकते हो। देखिए अब ये हो गई इस कंडीशन की, ये फॉर्मूले बता दिए मैंने, इसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं आपकी सर्कम रेडियस निकालने के। अब कोई स्पेशल केसेस आ गए, जैसे मानो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। समबाहु त्रिभुज आप सभी जानते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल हो। तो ये साइड मैंने इक्वल मान ली, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो आपको मैंने बताया था कि इसकी जो सर्कम रेडियस होगी उसका फॉर्मूला है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। सीधी सी बात है, आपको ए बी सी गिवन है, ए बी सी आपको गिवन है। अब हम इससे आर निकालते हैं। ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि ए इंटू ए इंटू ए साइड बी साइड और सी साइड तीनों आपस में कैसी हैं? इक्वल। तो हम यहाँ ए रख सकते हैं। और 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा क्या है? √3/2 इंटू ए स्क्वायर। डेल्टा क्या है? इसका क्षेत्रफल। डेल्टा का मतलब क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कैसे आता है देखो, मैं आपको समझाता हूँ जल्दी जल्दी। ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड ए, ये साइड ए और ये साइड ए, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना हो, हमें पता होना चाहिए एरिया के लिए हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? इसका आधार ए, और इसकी ऊंचाई जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो वो ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई क्या है इसकी, मैंने इसे यहाँ मिलाया, तो मैंने आपको कल भी इस वीडियो में आपको बताया था, जो इसकी ये ऊंचाई होगी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यही मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगी, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, इसे 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी। मीडियन का मतलब क्या है? इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ a है तो इसकी लेंथ यहाँ तक a/2 हो जाएगी, यहाँ तक इसकी लेंथ, क्योंकि देखो ये 2 बराबर हिस्से हैं, a/2 और a/2 मिलकर a बनाएंगे। मैंने इसे मिटा दिया। अब आपको इसकी लेंथ निकालनी ऊंचाई की, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल a/2 का स्क्वायर, यानी a²/4 प्लस h स्क्वायर। आपको ये h निकालनी है, मैंने इसे h मान लिया। तो आप क्या करोगे? h² इक्वल, इसे इधर ले जाकर माइनस करोगे, a² माइनस a²/4, आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 3a²/4 और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3/2a। आपके पास h की वैल्यू यानी इसकी जो एल्टीट्यूड होगा वो √3/2 होगा, √3/2 ऑफ a। तो आप सीधे से कह सकते हो इसकी जो हाइट होगी वो √3/2a होगी। अब हमें हाइट पता चल गई। अगर हमें हाइट पता है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। बेस भी हमें पता है, हाइट भी पता है। तो हाइट क्या है? √3/2 इंटू a। इससे सॉल्व करोगे तो √3/2 इंटू 2 इज 4 और a इंटू a इज a²। तो आपके पास जो इसका एरिया आया √3/4 a² आपके पास इसका एरिया आ गया। वही मैंने यहाँ पर डेल्टा के स्थान पर रखा था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये मैंने इस वजह से बताया आपको कैसे पता चले कि इसका एरिया √3/4 a² होता है, ठीक है। अब आपने क्या काम किया? इसके 4 से 4 काटा, 2 पावर है इसकी तो 2 a कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो सर्कम रेडियस निकल कर आएगी वो आएगी a/√3। समझ में? इसकी सर्कम रेडियस क्या होगी? a/√3। और एक चीज़ आपको ध्यान होगी, यदि हमने जब इन सेंटर पढ़ा था उसमें इन रेडियस क्या थी? इन रेडियस
वो क्या निकल कर आई थी आपकी a/2√3। आपको अगर ध्यान से आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इन रेडियस किसी भी त्रिभुज की अंत त्रिज्या क्या होती है, a/2√3। तो इसका मतलब क्या है, जो r है सरकम रेडियस इन रेडियस की दुगनी होती है। इस फॉर्मूले का इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। यानी कि सरकम रेडियस जो होती है इसकी दुगनी होती है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आया। तो इसके केस में आपको सरकम रेडियस जो याद रखनी है वो याद रखनी है a/√3। ये किसके केस में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, यानी समबाहु त्रिभुज के केस में। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, अब देखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। मैंने इसे ए, बी और इसे सी मान लिया। इसका एक एंगल 90 डिग्री है और इसका मैंने सर्कम सेंटर आपको बताया था, इसके किस पर होगा, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण पर होगा, और इसे 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करेगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। और आपको ये भी पता होगा कि ये अगर हम यहाँ से मिलाएं इसे सेंटर को, तो ये भी इसकी रेडियस ही होगी। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण त्रिभुज, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो उसकी जो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना, मैं चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ गई। ये 90 डिग्री बनेगा और ये इसकी रेडियस, इसे हम इसके मिड पॉइंट से मिलाएं तो आपको ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस आपको मैंने बताया था। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये आप नहीं समझ पाए इसकी रेडियस कैसे निकल कर आई, तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है, सरकम रेडियस का मैंने आपको बताया था a/bc/4 डेल्टा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी पीछे। आप जानते हैं इसकी तीनों साइड मैंने a/b/c मान ली। देखो आप एक काम करो, इसे c मानो, इसे b मानो। तो a के सामने वाली साइड a, b के सामने वाली साइड b और c के सामने वाली साइड c। आपको ये चीज़ तो पता होगी। अब आप सभी जानते हैं a/b/c की यदि हम वैल्यू रखें तो a/b/c यहाँ तो रख दी 4 × डेल्टा। आपको अब इसका एरिया निकालना है। तो आपको मैंने बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इसका, a, मैंने इसका बेस a ले लिया। और हाइट कितनी है इसकी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, a के ऊपर जो परपेंडिकुलर बना रही है लाइन, यही इसकी हाइट होगी, ये होगी b। तो मैंने हाफ इंटू b लिया। तो इसका एरिया जो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, यानी आधार गुणा लंब। ये इसका एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। इस वैल्यू को आप डेल्टा के स्थान पर यहाँ रखोगे इंटू 1/2 और ए बी। 2 से ये 2 टाइम्स कटा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट। तो आपके पास आर की वैल्यू जो आई वो आई c/2। तो आप इस चीज़ से सीधा याद रखोगे कि जिसकी सरकम रेडियस होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस जो होती है उसके हाइपोटेन्यूस की आधी होती है। यानी c अगर ये है तो इसका हाइपोटेन्यूस है c, तो इसकी आधी क्या होगी, इसकी सरकम रेडियस। आपको चीज़ें याद रखनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस की आधी और इक्विलेटरल ट्रायंगल में a/√3 ये इसकी सरकम रेडियस होती है। आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। और अब है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको उसमें क्या करना, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आपको सीधा उसमें वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। यदि इसकी साइड a b c गिवन है तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था s - a, s - b और s - c, इसका रूट निकालोगे तो किसी भी त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा इससे। तो आप इससे एरिया निकालोगे डेल्टा की वैल्यू आपके पास आएगी। आप इस डेल्टा को निकाल लोगे और डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे और ए बी सी जो साइड आपको गिवन है वो भी आप यहाँ रख दोगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, इसी पर देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। पहले देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास, मैं एक ट्रिपलेट लेता हूं 8, 6 और 10 वाली। तो इसके हिसाब से आपको जो पता है जो इसकी सरकम रेडियस होगी वो होगी 5, क्योंकि इस हाइपोटेनियस की आधी सरकम रेडियस होती है। जब यहाँ से यहाँ तक ये 10 है तो इसका मतलब इसकी सरकम रेडियस जो होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। अगर इसे हम फॉर्मूले में रखें r इक्वल, फॉर्मूला क्या है a/b/c/4 डेल्टा, आपको सीधा ही पता है। a की वैल्यू कितनी है 8, इसे हम a मान लेते हैं। b की वैल्यू हमने 6 मान ली और c की वैल्यू हमारे पास है 10 और 4 और डेल्टा की वैल्यू क्या है आपके पास, हाफ इंटू ए बी आधार गुणा लंब, यानी कि 8 × 6। देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 से 2 बार कैंसिल आउट और यह आपके पास 10/2। तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा 5। तो
तो आपको इस फॉर्मूले से भी 5 ही निकल कर आ रही है। आपको ये फॉर्मूला इतना याद नहीं रखना इसके राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, आपको सीधा याद रखना है कि सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि इस कर्ण की आधी इसकी क्या होती है, सर्कम रेडियस। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक केस और है, एक चीज आप बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। क्या करते हैं वो गलती देखो, ये अगर मैं आप इसके मिड पॉइंट को मिलाऊं, यानी इसके सर्कम सेंटर पर जाकर मिलेगा ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। क्वेश्चन में आपसे दे दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, और इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, वो है 90 यहाँ। तो क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, ये 10 दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे, इस परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर की आपसे हाइट पूछिए, तो वो क्या काम करते हैं, इसे 5 सर्कम रेडियस, सिंपल सी बात है, 5 इसकी सर्कम रेडियस होगी, तो बहुत से बच्चे इसे भी 5 ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को कैसे गलत प्रूव करेंगे, चलिए वो देखते हैं। मैंने क्या काम किया, एक ट्रायंगल लिया और राइट एंगल ट्रायंगल है ये, वही 8, 6 और 10 वाला एग्जाम्पल ही, सॉरी ABC लेते हैं पहले। मैंने ये A माना, ये B माना और ये C माना, तो A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C। तो आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डाला हमने यहाँ से इस वाली लाइन पर, ये आया आपके पास 90 डिग्री बनाता है यहाँ पर। इसकी हमने पॉइंट जो माना वो मान लिया हमने N, इस पूरी की लेंथ जो है वो है हमारे पास C, ठीक है। अब क्या काम करोगे आप, आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, वो क्या है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है इसका A, और इसकी हाइट जो है, यही परपेंडिकुलर हाइट है, वो है इसका परपेंडिकुलर, तो इसका B। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी होगी, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसका आधार हमारे पास यदि ये A है तो हाफ इंटू A, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट ये हमारे पास H है, तो इस H की मल्टीप्लाई कर दें और इसका आधा कर दें A के साथ, तो ये हमारे पास इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब इसी ट्रायंगल में आप ये चीज़ देखोगे, यदि इस ट्रायंगल को मैं इस क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दूं, तो ये भी तो यही चीज़ है। इसका बेस क्या होगा, ये C, और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा CN। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू इसका एक और एरिया निकलेगा इसी फॉर्मूले से, वो आएगा हाफ C इंटू C, इसे M स्मॉल c है भाई, ये आप इसे D मान लो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, D मान लेते हैं। आपके पास जो आएगा D, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप बहुत से C में मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर कर दें, तो आपके पास DN की लेंथ निकालनी है आपको। लेकिन क्या है, यहाँ से हाफ से ये हाफ कटा, आपके पास DN की वैल्यू आई, वो आएगी A इंटू B अपॉन C। देखिए क्या चीज निकल कर आई हमारे सामने, इस DN यानी इस परपेंडिकुलर की जो हाइट निकल कर आएगी हमारे पास, वो आएगी बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है, यदि ये 90 डिग्री एंगल जो बना रहा है, यदि इसके मिड पॉइंट को टच करेगा, तो ये h/2 आना चाहिए था, जो कि इसका h/2 मतलब c/2, ये हमने c माना, तो c/2 ये हमारे पास नहीं आया। तो इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस नहीं होगी। यदि हम एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें तो वो कैसे समझेंगे, देखिए मैंने इसकी लेंथ 8 मान ली, इसकी 6 मान ली, और इसकी लेंथ मैंने आपसे 10 मान ली। 10 ही आएगी अगर ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये n है, आपके पास dn की वैल्यू आपको निकालनी है। तो dn की वैल्यू मैंने आपको बताया था, इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस जो निकालेंगे हम लेंथ, वो बेस 8 इंटू 6a और हाइपोटेन्यूज से भाग देंगे 10। हमारे पास आया 48/10 और dn की लेंथ आएगी हमारे पास 4.8। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, अगर सरकम रेडियस हम निकाल रहे थे, सरकम रेडियस कैसे निकल रही थी, इस हाइपोटेनियस की आधी थी, यानी कि यदि ये 10 थी तो इसकी सरकम रेडियस क्या आ रही थी हमारे पास 5। तो इसका मतलब ये यहाँ से हम इसके मिड पॉइंट को मिलाए थे, ये वाली 5 डिस्टेंस आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास आ क्या रही है 4.8। इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये इस हाइपोटेनियस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, यानी ये चीज़ अलग है और ये सरकम रेडियस अलग है। तो आपके चीज़ दिमाग से ये डाउट दूर हो गया होगा। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसे ही 5 मान लेंगे और इसे क्वेश्चन में 5 आंसर टिक कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर है और जबकि ये वाली लाइन जो इससे मिल रही थी, इसकी सरकम रेडियस, ये इसकी मीडियन थी, यानी कि इस मिड पॉइंट को देखिए मीडियन ही तो होगी। किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड को
ऐसे पॉइंट से मिला दें जो इसका मिड पॉइंट हो, तो ये इसकी मीडियन कहलाती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मीडियन है और ये परपेंडिकुलर है इस पर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और आसानी से समझ में आ रही होंगी। देखिए, सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं हम, यानी परिकेंद्र। ये हमारे पास एक सर्कल है। मैंने आपको बताया था यदि हम एक ट्रायंगल का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर निकालें तो वो इस त्रिभुज के अंदर आएगा। इसका मतलब वो यहाँ कहीं होगा, सीधी सी बात। ये किस केस में, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में होगा, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में होगा। अब ये तो हो गया आपका एक्यूट एंगल। दूसरा केस क्या था, ये हमारे पास एक सर्कल है। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल का बनाएं तो आप क्या समझ पा रहे थे कि इसका ये यहां जाकर मिलेगा, तो ये 90 डिग्री है। तो इस केस में जो इसका सरकम सेंटर होगा वो कहाँ होगा, इसके हाइपोटेनियस पर, यानी इसके बीचों बीच। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। ये बहुत देर हमने ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये इसका एक्यूट एंगल का जो सरकम सेंटर होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, ये इसके अंदर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में के इसके हाइपोटेनियस पर होगा। और देखिए, यदि है कि हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लें तो उसमें कंडीशन क्या होगी, वो कुछ इस तरह से होगा। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और इस केस में इसका जो सरकम सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा। देखिए, ये तीनों साइड, तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सरकम सेंटर ही होगा और ये इससे बाहर प्रेजेंट होगा। तो आपको ये तीन कंडीशन समझ में आई होंगी, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। देखिए, ये क्या है हमारे पास, इसकी एक कॉर्ड है। आप सभी जानते हैं कॉर्ड क्या होती है। देखिए, त्रिज्या किसे कहते हैं। यदि कोई, जीवा, ये सर्कल है हमारे पास। यदि हम इसकी सरकमफेरेंस पे स्थित दो पॉइंट्स को मिलाएं किसी स्ट्रेट लाइन से, तो ये इसकी जीवा कहलाती है। जीवा मतलब, इसे कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। जीवा का मतलब क्या है, जीवा का मतलब यही है, किसी सर्कल की सरकमफेरेंस पे स्थित दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन आपकी कॉर्ड यानी जीवा कहलाएगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, यदि सेंटर पर ये थीटा एंगल बना रही है, इसे 2 थीटा मान लेते हैं, ये 2 थीटा बना रही है, तो इसका मतलब अगर यही जीवा इसके सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएगी तो वो बनेगा थीटा। तो इस केस में यदि हम इसके सरकम सेंटर को यहाँ मिला दें, सरकम सेंटर से इसके वर्टेक्सेस को मिला दें हम, तो इसका मतलब ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड इसके यहाँ एंगल अगर 2 थीटा बनाएगी तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस एंगल को मान लूँ, आपसे पूछा एंगल ए। देखिए, क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, जैसे एक आपको गिवन है। देखिए, कुछ क्वेश्चन को रहने दिए इसको। ये एक ट्रायंगल दिया और ये ए, बी और सी, आपको एंगल ए दिया 50 डिग्री। ये एंगल कितना दिया आपसे, 50 डिग्री। आपसे पूछ लिया इसके जो सरकम सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये इस एंगल का मान क्या होगा। आपके दिमाग में तुरंत सीधा ये आ जाना चाहिए कि एक कॉर्ड है, इस पे अगर थीटा एंगल बना रही है ये कॉर्ड, तो यहाँ का इतना बनाएगी 2 थीटा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यदि ये 50 है तो इसका मतलब 2 थीटा का मतलब 2 × 50, इसका मतलब 100। ठीक है, चीज़ आपको समझ में आई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ कंसेप्ट थे हमारे परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। इससे अगली वीडियो में हम इन परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जिससे हम एग्जाम में जाकर इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। देखिए, क्या चीज़ थी, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, रेडियस, सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या था, ABC/4 डेल्टा। सीधी सी बात, यदि कोई एक साइड गिवन हो और उसके सामने वाला एंगल दिया हो तो हम क्या करते हैं, A/sin A बराबर B/sin B, C/sin C। यहाँ C साइड है और यहाँ C एंगल है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये होगा इक्वल 2r के। तो यहाँ से भी हम सरकम रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास सरकम रेडियस निकालने के फॉर्मूले। अब तीन कंडीशन थी, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, इसका सरकम सेंटर इसके अंदर होता है। हम इस फॉर्मूले को लगाकर इसका
इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में उसकी जो रेडियस होगी, रिवाइज करता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी, a/√3, जहां a उस समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, साइड होगी। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी सर्कम रेडियस क्या होगी, इसका हाइपोटेन्यूज यदि h है, यदि मैंने c मान लिया, इसका हाइपोटेन्यूज यानी c है, तो इसकी सर्कम रेडियस हो जाएगी c/2। आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका कर्ण का आधा क्या होगा, इसका सर्कम रेडियस। तो ये चीजें हमने कुछ इस पूरे लेक्चर में डिस्कस की थी, आपको ये चीजें याद रखनी है। जो क्वेश्चन, ये तरीके जो होंगे आपको क्वेश्चन जल्दी करने में मदद करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भी जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपको एक अच्छा कंटेंट उन्हें दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इनके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।